सर। हाँ जी। वहाँ पे चाय रखा हुआ है। So now I have muted you all, and but keep your video on. Okay. So now we are going to start this lecture now. सब लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। और छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो पिछले क्लास में हम लोगों ने सोचा था। शुरू करो। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कर दिया। हाँ सर। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कहा था कि हाउ टू स्टडी मैथमेटिका, इस पर हम लोग लेक्चर देंगे। तो आज हम लोग स्टडी ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका। एक देखिए, कोई एक तरीका फिक्स होता नहीं है, सबको अपना अपना तरीका बनाना पड़ता है, और ये आवश्यक है कि अपना अपना तरीका आप लोग डेवलप कीजिएगा। लेकिन हम लोग जो इस टॉपिक पर जो हम लोग डिस्कशन करना है, एक जनरल जो कंटेंट, सारी बातें आ जाए, इसको दिमाग में रखना है। तो किस तरह से आ जाएगा, क्योंकि हर एक लोगों का अपना अपना दिमाग होता है और अपने अपने ढंग से उसके अंदर में बदलाव आता है। उसको दिमाग में हम लोगों को रखना, दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है ना। किस तरह से चेंजेस आते हैं, किस तरह से हमको अडॉप्ट करना है, लेकिन हमारे साथ में सारे कंटेंट आ जाए, मैथमेटिका का सारा पहलू आपके पास में आ जाए, यह बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोगों का विषय होता है। तो आइए आज हम लोग इस मैथमेटिका को एक स्कैनिंग करने का कोशिश करें, इसको खोजने का कोशिश करें, ठीक है ना। एक चीज़ को दिमाग में हमेशा बेसिकली बना करके रखिएगा कि होम्योपैथिक मैथमेटिका क्या होता है। जेन्युइन, प्योर, रिलायबल एंड ऑथेंटिकेटेड सिम्टम्स होता है। जेन्युइन, प्योर, रिलायबल, ऑथेंटिकेटेड सिम्टम्स है, जो कि सिंपल सब्सटेंस का है। सिंपल सब्सटेंस मतलब कि ओरिजिनल सब्सटेंस, जिस चीज़ का आप प्रूविंग कर रहे हो, उसका ये सिम्टम्स होता है। इसलिए इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। और वह कहाँ पर लाते हैं हम लोग? हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर लाते हैं। जब हेल्दी ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो आप जब मैथमेटिका में अगर खोजोगे और उस समय में कोई डिजीज रिलेटेड सिम्टम्स होगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सिम्टम्स जो है जो प्योर सिम्टम्स है या इम्प्योर सिम्टम्स है। तो हमारे दिमाग में एक बात जरूर पैदा होना चाहिए कि प्योर सिम्टम्स कौन होता है और इम्प्योर सिम्टम्स कौन होता है। और आज इतने सारे मैथमेटिका हैं, क्लिनिकल मैथमेटिका, डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिका हैं। इन सभी में अगर आपका दिमाग व्यस्त हो जाएगा, तो आप इसको अगर भूल जाएंगे, तो प्योरिटी और इम्प्योरिटी का ध्यान में नहीं रहेगा, तो आप रिलायबल सिम्टम्स नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो रिलायबल सिम्टम्स प्राप्त करने के लिए आपको प्योर सिम्टम्स पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और यह देखना पड़ेगा कि कौन सा सिम्टम्स का सोर्स कहाँ से है, उसका कहाँ से वो उद्गम हुआ है। क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से वह शुरू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हैनीमैन का जो प्रूविंग है, फिर क्लार्क का प्रूविंग, जितने भी प्रूविंग किया, सभी का अपना सोर्स होगा, वो उसका ओरिजिनल सोर्स है। यही हम लोगों के पास में आधार है। इसके सिवा हमारा क्लिनिकल को आधार नहीं मानते हैं, क्योंकि क्लिनिकल जो है सो चेंजेबल है, डिफरेंट पर्सनैलिटी पर है, डिफरेंट कंडीशन में है। पर्सनैलिटी प्लस कंडीशन दोनों बदल जाता है, व्यक्ति बदल जाता है और उसका कंडीशन बदल जाता है, बीमारी बदल जाता है, और एक ही लक्षण अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से दिखाई पड़ता है। इसीलिए वह प्योर नहीं रह जाता है, वह इम्प्योर सिम्टम्स उसको माना जाता है। तो हम लोग का पहला तो दिमाग में एक बैठा के रखना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्योर सिम्टम्स, व्हाट इज द जेन्युइन सिम्टम्स, व्हाट इज द रिलायबल सिम्टम्स। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैथमेटिका का जो संख्या इतना बढ़ गया है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पिछले बार भी मैंने कहा कि सल्फर के 15,000 लक्षण आपके इकट्ठा करके करेंगे तो 15,000 लक्षण मिलेगा, लेकिन कितने आपके काम के हो पाएंगे, कितना आपके ग्रास्प कर सकते हो, कितना अपने पास में उसको इकट्ठा रख सकते हो, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। दूसरी बात, ये जो प्रिस्क्राइबिंग के लिए क्लियर कॉन्सेप्ट का जरूरत है। प्रिस्क्राइबिंग के लिए क्लियर कॉन्सेप्ट का, अगर आपके पास में क्लैरिटी ऑफ द माइंड नहीं होगा, तो आप प्रिस्क्राइब कभी भी नहीं कर सकते। इससे क्लैरिटी ऑफ द माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस के। और क्लैरिटी ऑफ द माइंड तभी होगा जब आप प्योरिटी पर, ओरिजिनल पर ध्यान दोगे। इसलिए मैं सभी को बराबर ये कहता हूँ कि आप ये नोटबुक मत पढ़िए,
आप हमेशा प्राइमरी टेक्स्ट बुक को पढ़ा कीजिए, है ना, बेस बनाइए पढ़ने का, आधार बना। और अभी से अगर आप आधार बनाइएगा कि केंट को पढ़ने का, अभी से आधार बनाइएगा मिट्रा मेडिका को पूरा पढ़ने का, तो आपको बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन सकता है। और हमारा एक बात और दिमाग में रखना है, प्रिस्क्राइबिंग किसको, किसका इलाज करना है? ओनली द वाइटल प्रिंसिपल। सो व्हाट इज द वाइटल प्रिंसिपल इन द पेशेंट? व्हाट इज द वाइटल प्रिंसिपल इन दैट मेडिसिन? दवा में अगर रोगी में देखना है तो हमें देखना है कि दवा में वो वाइटल प्रिंसिपल कौन है, और सिम्टम्स जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि वाइटल प्रिंसिपल को देखने के लिए हमें सिम्टम्स ही माध्यम है, चाहे वो मानसिक लक्षण हो या शारीरिक लक्षण हो, सिम्टम्स ही हमारा आधार होता है किसी भी वाइटल प्रिंसिपल को। वाइटल प्रिंसिपल को आप इस नगण्य आंखों से नहीं देख सकते, मन की आंखों से देखना होगा, आपके अपने कल्पना की आंखों से देखना पड़ेगा, और कल्पना की आंखों से उस लक्षण के आधार पर वहां पर आपको जाना पड़ेगा। यही हमारा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि होम्योपैथी का जो प्रिस्क्राइबिंग है वो डायरेक्ट प्रिस्क्राइबिंग नहीं, वो इनडायरेक्ट प्रिस्क्राइबिंग है। हम कहाँ देखते हैं शरीर को, हम देखते हैं मन को, और इलाज किसका कर रहे हैं? वाइटल प्रिंसिपल को। तो ये एक है ना, जैसे कि महाभारत में कृष्ण भगवान का गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ संजय जो है सो अपने दिव्य दृष्टि से उसको देख करके उसको बता रहा है। तो आपके अंदर में वैसा दिव्य दृष्टि का पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा अपने मिट्रा मेडिका को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो सी द फर्स्ट आइडिया इज टू हैव ए परसेप्शन अबाउट द वाइटल प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रल कोर फॉर एवरी मेडिसिन। हर एक मेडिसिन का सेंट्रल कोर क्या है? वाइटल प्रिंसिपल है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट सिम्टम्स फॉर द वाइटल प्रिंसिपल इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द स्टडी ऑफ द मिट्रा मेडिका, ठीक है ना। तो ड्रग पिक्चर को आ जाना, तस्वीर बन जाना। जैसे रोगी को देखते हैं ना, किसी आदमी से मिलते हैं, जैसे आप लोग से मैं मिलता हूँ, तो आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में वो चेहरा अंकित हो जाता है, और जब अंकित हो जाता है दोबारा आप मिलते हो तो मैं कहता हूँ कि आप हो। तो ऐसा अगर आप मिट्रा मेडिका का मेडिसिन का अगर पिक्चर आपके दिमाग में अंकित हो जाए तो क्या होगा? आप जब दोबारा कोई ऐसा रोगी देखिएगा जिसके सामने में कि वो है, तो ये पिक्चर जो है एकदम फोटो टाइप का पिक्चर, ऐसा पिक्चर है। आप सारे एक आदमी को नाक, कान, आँख, मुख सब कुछ होता है, बाल होता है, सब कुछ होता है। अगर इस ढंग से याद कीजिएगा तो अंकित नहीं होगा ना, आपके दिमाग में इंप्रेशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर जैसे एक टोटलिटी जो है चेहरा, हर एक आदमी का चेहरा अलग अलग क्यों दिखलाई पड़ता है? इसके बावजूद कि उसको 2 ठो आँख है ही, 1 ठो नाक है ही, 1 ठो मुँह है, 2 ठो कान है, ये तो सभी को है ना। तो ये लक्षण नहीं हुआ। लक्षण क्या हुआ? जिसको देख करके उस आदमी का चेहरा याद आ जाए, उस आदमी का बीमारी को समझ में आ जाए, उस आदमी का जीवन को समझ में आ जाए, वो लक्षण हुआ। लक्षण ये नहीं हुआ कि हम सर हेड का सिम्टम्स क्या है, मेन पैर का सिम्टम्स क्या, ये तो उसके आधार वो वहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है, तो उसके माध्यम से पहुँचने का एक रास्ता, एक जरिया है ना। तो इस चीज़ को हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। टारगेट हमारा है टू सी द वाइटल प्रिंसिपल थ्रू द ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिम्टम्स दैट इज अवेलेबल ऑन द फिजिकल बॉडी ऑफ द पर्सन। किसी व्यक्ति के फिजिकल बॉडी पर जो प्रेजेंट होने वाला है उसके आधार पर है। इसीलिए द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ईच मेडिसिन, हर एक दवा का एक गाइडिंग प्रिंसिपल के आधार पर चलता है। जैसे आप चलते हो ना, मैं चलता हूँ, सभी कोई अपने अपने भीतर के आत्मा के अनुसार ही चलते हैं। कितना भी बात बाहर के समझाया जाए, अगर दबे मन से स्वीकार कर लीजिएगा, लेकिन आत्मा की आवाज़ नहीं स्वीकार करता है। तो उसी तरह से हर एक दवा का एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। पल्सेटला को कहो कि दिमाग फिक्स करो, करेगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज योर चेंजेबिलिटी है। आर्सेनिक को कहो डरो मत, तो नहीं डरेगा क्या? नहीं, आर्सेनिक डरेगा ही डरेगा। नक्स भूमिका को कहो कि काम मत करो, काम नहीं करने का क्या जरूरत है? क्या मानेगा नक्स भूमिका का पेशेंट? नहीं, काम करेगा। उसका ऑब्जेक्टिव है, लाइफ का लक्ष्य है। लाइकोपोडियम किसी भी तरह, एन प्राक्रेन, किसी भी तरह से करना ही करना है, ठीक है ना। तो ये जो है फिक्स है ना, वो वही चीज तो उसका है, उसका गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो उस गाइडिंग प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करें। कैसे करोगे? एक लक्षण से नहीं कर सकते हो, पूरा जो उसका वातावरण का अध्ययन करोगे, सारे लक्षण के आधार पर उसको वह दिखलाई पड़ेगा। लोग कितना भी छिपाने का कोशिश करते हैं,
अपनी गलतियों को, लेकिन वह दिखलाई पड़ जाता है। आर्सेनिक के पेशेंट कहते हैं बहुत फास्टिडियस होता है, बहुत साफ सुथरा रहता है, क्या उसके अंदर में गंदगी नहीं होता होगा? और वह क्यों ऐसा साफ रहता है? उसको भय होता है कि मेरे अंदर का विकार दिखलाई पड़ेगा। आप मैं एक छोटा सा कहानी, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप शर्ट पहने हो, है ना, शर्ट के अंदर में एक गंजी पहने हो, गंजी में थोड़ा सा सुराख है, फटा हुआ है ना, मान लो कि यहाँ पर है फटा हुआ। तो जब आप बाहर निकलते हो तो आपको ये लगता है कि मेरा फटा हुआ, कहीं ये फटा हुआ गंजी को लोग को बाहर न देख ले। आप बार बार आपका ध्यान वहाँ रहता है और आप उसको छिपाते कैसे हो? उसको छिपाने का प्रयास तो करते हो। कैसे करते हो? मैं देखा हूँ कुछ लोगों को बार बार यहाँ पर हाथ रख रहा है। मैं पूछता हूँ कि ऐसा हाथ बार बार क्यों रखते हो? कुछ हो रहा है कि नहीं? नहीं सर कुछ नहीं है। कुछ दर्द है? नहीं कुछ नहीं है। तो फिर क्यों रखते हो? क्यों रखते हो? देयर इज समथिंग बिहाइंड। हर एक एक्शन के पीछे में कोई मोटिव होता है। हर एक एक्शन के पीछे में कोई मोटिव होता है, कोई धारणा, कोई बात होता है। इसको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हर एक एक्शन, हर एक जो काम करते हो ना, जो आपका क्रिया होता है, उसके पीछे आप हाथ यहाँ बार बार रख रहे हो। थोड़ा सा कहो ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, आपका शर्ट को खोलो, जरा सा देखना चाहता हूँ, देखिए वो कैसा घबराएगा, है ना, क्योंकि उसको पता है कि मेरा गंजी फटा हुआ है और डॉक्टर साहब पहचान लेंगे। तो मैं ये एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। हर एक रोगी के साथ में इस तरह की घटनाएं घटती हैं और इसी तरह के अपने सिद्धांत के अनुसार ही वो आदमी चलता है। और हर एक मेडिसिन के अंदर में भी यही बात होता है, यही कंपैरिजन है, यही सिमिलरिटी के अंदर में आप देखते हो। सब आइडियल ऑफ केस स्टडी, मेट्रिया मेडिका स्टडी इज फाइंडिंग आउट द गाइडिंग प्रिंसिपल। आपका लक्ष्य क्या है मेट्रिया मेडिका पढ़ने का? गाइडिंग प्रिंसिपल को खोजो, है ना, गाइडिंग प्रिंसिपल को खोजो। मेट्रिया मेडिका का लक्ष्य है गाइडिंग प्रिंसिपल को खोजना। और गाइडिंग प्रिंसिपल्स कहाँ पर छिपा हुआ है? छिपा हुआ है, सामने में नहीं है, ये ऑलवेज हिडन है, पीछे में छिपा हुआ है। इसीलिए मेट्रिया मेडिका को हम लोग जनरल सिम्टम्स के माध्यम से जब पहचानते हैं। जनरल सिम्टम्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। जनरल सिम्टम जो कि एक ही रूप में सभी जगह पर प्रकट होता है और एक लक्षण होता है, एक जगह पर है, लोकल है, हर एक जगह पर, पेट में है, सर में है, सभी जगह पर है। उसके कहीं पर दर्द है, कहीं पर जलन होता है, कहीं पर कुछ होता है, लेकिन सभी दर्द, सभी जलन, सभी कष्ट ठंडा पानी से आराम मिलता है। अब ये क्या हो गया? गाइडिंग प्रिंसिपल हो गया ना, ठंडा पानी से आराम मिलना गाइडिंग प्रिंसिपल हो गया। तो गाइडिंग प्रिंसिपल खोजिए तो आपको रोगी के पास में, क्योंकि गाइडिंग प्रिंसिपल ही आपके उसके जीवन के पास में ले जाएगा, है ना। तो ये पर्टिकुलर फीचर्स आपको देखना है। सो मेडिसिन इंडिविजुअलिटी इज अकोमोडेटेड विद द एनवायरनमेंट आल्सो प्रोवाइड यूनिक। और किस तरह से, ठीक है मैं बीमार हूँ, ओके, मेरे को कष्ट है, मेरे को दर्द हो रहा है, ये बात है। आप क्या सोचते हो कि एक ही मात्रा का, एक ही तरह का दर्द हर एक रोगी अलग अलग ढंग से आता है? क्यों आता है? क्योंकि उसी अपने कष्ट, अपने शक्ति के अनुरूप वह उस लाइफ में एकोमोडेटेड है। अगर मैं बड़ा बलवान हूँ, मेरे पर इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है, तो आज लाख ऐसी हो रहा है, ठंडा पानी, बारिश हो रहा है, गर्मी हो रहा है, तो मैं ठीक ठाक हूँ, मैं अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। जो आदमी भीतर से आपका इन्वायरमेंट के सहने लगने के लिए डॉक्टर बॉनिगसन ने क्या कहा? कुमैडो मतलब मॉडलिटी अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, चेंजेज अकॉर्डिंग टू द योर ओन एबिलिटी। अपनी शक्ति के हिसाब से ही आप ठंडा बर्दाश्त करते हो, गर्मी बर्दाश्त करते हो, हॉट पेशेंट बोलते हो या कोल्ड पेशेंट बोलते हो या इक्वलाइज्ड पेशेंट बोलते हो। अपनी ही ना शक्ति से, सबका अलग अलग होता है, एक थर्मल अलग होता है, हर एक चीज अलग अलग होता है। तो ये इंडिविजुअलिटी, इन्वायरमेंटल के साथ में रिलेशनशिप। दूसरा जो रिलेशनशिप है समय के साथ में। आपको 10 बजे लैट्रिन लगता है, हॉस्टल में कहता है कि 6 बजे, अगर 7 बजे लैट्रिन के लिए आप तैयार नहीं होगे तो क्या होगा? आपको ब्रेकफास्ट नहीं कर पाओगे, है ना। अगर नहाने के लिए अगर समय पर नहीं जाओगे तो आपका नल में पानी नहीं मिलेगा। ये इसके साथ में ये कॉन्ट्रडिक्शंस होता है। लेकिन आपको नहाने का मन क्या करता है? 12 बजे दोपहर में नहा, कोई अर्ली मॉर्निंग नहाता है, कोई लैट्रिन आपको अर्ली ड्राइविंग आउट ऑफ द बेड है, हाँ, रूब्रिक्स है ना आपके मेट्रिया मेडिका में। ये सारी चीज जो है
अंडरस्टैंडिंग का विषय होता है, जो कि हर एक इंडिविजुअल के साथ में वैरी करता है। देन सेंसिटिविटी, यह भी कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्परामेंट और पर्सनैलिटी को सिग्निफाई करता है ना। इंडिविजुअलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट, आप कैसे मिलते हो, किसी से मिलने आए हो, है ना, और डॉक्टर के पास में आपका पेशेंट बाहर बैठा हुआ है, बार बार झांक के देखता है कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा, हाँ, उसको इम्पेशेंट है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। एक है आ रहा है इंतजार से, मेरा समय आएगा तो मैं जाऊँगा। एक आदमी होता है एंटीसिपेटेड, ट्रेन पर 10 बजे का ट्रेन है, वो सवेरे 4 बजे से स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आकर के बैठा हुआ है, क्यों, मेरा ट्रेन छूट जाएगा। दैट इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी, टेम्परामेंट, ये सारे इंडिविजुअलिटी को पर्सनलिफाई करना है। तो मेंटल स्ट्रक्चर जो है हर एक जगह फिजिकल के साथ में जुड़ा हुआ है। बिना फिजिकल के मेंटल सिम्टम्स आपको इकट्ठा बिना फिजिकल के मेंटल सिम्टम्स भी आपको कंप्लीट नहीं होता है। कहते हैं मेडिसिन विदाउट मेंटल पिक्चर आर कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट। कोई भी दवा जिसको कहते हो ना कि इनकम्प्लीट मेडिसिन है, किसको, जिसके अंदर में अगर फिजिकल है तो मेंटल नहीं है, मेंटल है तो फिजिकल नहीं है, ये इनकम्प्लीट मेडिसिन है, कंप्लीट मेडिसिन नहीं है आपका कंप्लीट। इसलिए कोई भी दवा पढ़ते हो तो उसका काउंटर पार्ट को देखने का कोशिश करो। मेंटल है तो फिजिकल है कि नहीं, फिजिकल है तो मेंटल है कि नहीं, क्योंकि हमारे गाड़ी के 2 पहिया हैं, हमारे जीवन का 2 पहिया है। एक पहिया कौन सा है, माइंड, और एक है शरीर। अब एक ठोकर नहीं रहेगा तो एक लंगड़ा हो जाएंगे ना, इसी को हम लंगड़ापन कहेंगे। अगर माइंड नहीं होगा तो आप नहीं चल सकोगे, और शरीर नहीं होगा तो भी नहीं चल सकोगे। तो ये 2 जो है तो होना एसेंशियल है। कोई आदमी कहता है कि हम मेंटल सिम्टम्स पर खाली प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप लंगड़ा हैं क्या, खाली फिजिकल सिम्टम्स पर प्रिस्क्राइब करते हैं? अरे ऐसा नहीं है। लाइफ को पहचानने के लिए आपको माइंड एंड बॉडी का दोनों का बैलेंस है। 2 धुरी के जैसा होता है, और 2 चक्के पर ही चल सकता है साइकिल, है ना, बाइक, आपका सारा चीज 2 चक्के पर ही चलता है। और 2 चक्का में से 1 चक्का नहीं रहेगा तो आपका बाइक चलेगा क्या, नहीं चलेगा। 2 पैर नहीं, 1 पैर नहीं रहेगा तो एक लाठी का सहारा तो लेना पड़ेगा ना 1 पैर को बनाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फेनोमेना है आपको सिम्टम्स को समझने के लिए। माइंड है तो बॉडी है, बॉडी है तो माइंड है, और लाइफ है तो ये दोनों है। तो ये दोनों का स्टेटस जानने के लिए आपको कहते हैं कि जनरल सिम्टम्स के पास में हमें जाना है। तो देखिए, ये मैंने जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आ रहा है, एक केंद्र में क्या है, जनरल सिम्टम्स है, उसके बाहरी में क्या है, पर्टिकुलर सिम्टम्स है, और सबसे बाहरी लेयर में क्या है, इन्वायरमेंटल है। सबसे भीतर में मैं हूँ, है ना, सबसे भीतर में मैं हूँ, उसके बाद मेरा शरीर है, और मेरे शरीर कहाँ पर है, वातावरण में है। ऐसा लक्षण हम लोगों को तैयार करना है। रोगी का पिक्चर यही बनेगा, मैं कहाँ हूँ, मेरा शरीर कहाँ है, और मेरा शरीर और मैं इस वातावरण में कैसे एडजस्ट हूँ। यह दवा का मैं कौन है, इस दवा का पर्टिकुलर बॉडी कहाँ है, और इस दवा का मॉडलिटी इन्वायरमेंटल के साथ में क्या है। ये चक्र जो है सो आपको हर एक मेडिसिन का कोर सिम्टम्स कहलाता है। माने यही एक केंद्र बिंदु है जो कि हर एक दवा में ये आपको तैयार करना है। जनरल, पर्टिकुलर एंड इन्वायरमेंटल, जनरल, पर्टिकुलर एंड इन्वायरमेंटल, ठीक है ना। देयर आर बहुत कम मेट्रियामेडिक, बहुत बड़ा हम लोग के पास में कमजोरी है, लाचारी है कि बहुत कम मेट्रियामेडिका है जो कि आपको कंप्लीट पिक्चर देता है तो मेट्रियामेडिका का संख्या बहुत ज़्यादा, हजारों में मेट्रियामेडिका आज उपलब्ध है, लेकिन मेट्रियामेडिका सब अपने अपने ढंग से लिखा है, जैसा लोगों ने देखा वैसा समझे लिखा है। इसलिए कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए दिमाग में आपको 2-3 मेट्रियामेडिका पढ़नी होगी। एक मेट्रियामेडिका से आपको नहीं हो सकता है ना। इसलिए आप एक बेस बना लीजिए कि मैं अपना लाइफ का पार्ट जो है सो इतना 4 कोई बेसिक मेट्रियामेडिका को खोज करके रख लीजिए और उसको पढ़िए। तो उससे आपके लिए एक है केंट का लेक्चर मैं रख लेता हूँ, मैं फिर क्लार्क का डिक्शनरी में रख लेता हूँ, मार्गरेट टायलर का ड्रग पिक्चर रख लेता हूँ, और एक छोटा सा एलेम्स की नोट रख लेता हूँ, बोगर का सिनाप्टिक की रख लेता हूँ। तो इतना छोटा सा चीज़ को लेकर के आपका बेस बन जाता है, और बीच बीच में हमें जब दूसरा पढ़ने का मौका मिलता है तो उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये बेस बनाना और ऐड करते रहना ये जिंदगी भर का काम है, एक दिन का काम नहीं है, जिंदगी भर करना पड़ेगा आपको। क्योंकि आज भी मैं पढ़ता रहता हूँ मेट्रियामेडिका, तो मुझे नई बातें मालूम होती है
क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, दिमाग में बैठ भी नहीं सकता है और ये कंप्लीट भी नहीं हो सकता है। सो हम लोग प्रोटोटाइप, इंडिविजुअल मेडिसिन का प्रोटोटाइप में उसका नॉमेनक्लेचर को देखना भी जरूरी है, कहाँ से वह पैदा हुआ है ना, किस वातावरण से आया, हैबिटेट देखना है। अगर वह पौधा है तो वह पौधा किस जगह से उपजता है। अगर पल्सेटला है तो वह मरुभूमि से बालू के ऊपर जन्मता है, आर्सेनिकम है तो मिनरल किंगडम का है ना। और उसका इतिहास कैसे भी जानना जरूरी होता है मेडिसिन को पढ़ने के लिए, कैसे वह दवा बना। जब मैं आपको दवा पढ़ाता हूँ कभी कभी तो मैंने कई इतिहास बताया कि ये चाइना कैसे बना। चाइना इसलिए नहीं बना कि डॉक्टर हैनीमैन ने उसको खोजा, चाइना के बनने की कहानी अलग थी, है ना। फिर मैंने पल्सेटला का इतिहास बताया, सिपिया का इतिहास बताया। सारी दवाई का इतिहास तो होता है और इतिहास ही एक आपको आधार बनता है ये सारे बात पर। उसके बाद में हर एक दवा के पीछे में दंत कथाएं होती हैं, मिथोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होता है ना, उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद में आप जानते हो टमाटर हम लोग खाते हैं ना, लाल लाल टमाटर आजकल बड़ा खाते हैं, सलाद में यूज है। एक समय था, इतिहास बताता है कि टमाटर को लोग दूर से नहीं देखते थे क्योंकि लोग मानते थे कि ये लाल चीज ये जहर है। इतिहास बताता है टमाटो। और ये आपका जो फिर बाद में चल करके इसके इंफॉर्मेशन से हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उस और मेडिसिन का कौन सा पार्ट से बनता है ना, सबका इम्पोर्टेंस है। एक दवा मैं पढ़ा रहा था, मुझे याद आ रहा है कैंथ्रिस या कुछ ऐसी दवा था। हाँ, उसमें दो तरह के सिम्टम्स थे। एक था एनिमल किंगडम का, एक कोई प्लांट, ये कैंसाइटिस का, और एक उस प्लांट का। तब जो लोगों ने इतिहास देखना शुरू किया, उसको देखना शुरू किया और पौधों को, तो उसमें देखा कि जो फूल से जो बनाया जा रहा है, उसके फूल से, तो उस पर वो फतिंगा आकर के बैठता है, कोई कीड़ा आकर के बैठता है और वो उस पर अंडे दे देता है। अंडे दे करके जब आप उस फूल को उखाड़ लेते हो, तोड़ लेते हो, तो वह जाकर के उसका पोटेंटाइज करते हो, मेडिसिन बनाते हो। तो जो पोटेंसी बना मेडिसिन का, वो फूल तो खाली नहीं हुआ ना, उसका अंडा भी उसमें समा गया। अब उसके जो सिम्टम्स आएंगे अलग आएंगे। अब उस पौधे के जड़ से बना हुआ है, आपको हिस्ट्री देखिए, बहुत सारे मेडिसिन का ऐसे ही मिलेगा, उसके जड़ से जो बनाया गया उसके सिम्टम्स अलग आ रहे हैं। तो ये भी हमको फार्माकोलॉजिकल, इसको फार्मोकेमिकल हिस्ट्री को जानना जरूरी है। और फार्मास्यूटिकल प्रोसीड्योर, कैसे वह दवा बनाया जाता है। फिर एक्शन प्लेन ऑन द बॉडी, हर एक दवा का एक कोई सेंसिटिव एरिया होता है, जैसा कि आपने नाम दे दिया है। फिर मेंटल जनरल सिम्टम्स होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट होता है। हर एक दवा के अंदर में फिजिकल जनरल सिम्टम्स होते हैं। फिर सिम्टम्स पर्टिकुलर ऑरिजिन का होता है, ठीक है ना। फिर अपोजिट सिम्टम्स होते हैं हर एक दवा में। फिर कॉन्ट्रेडिक्टरी सिम्टम्स होते हैं, अपोजिट माने उल्टा, एक दूसरे का विरोधी सिम्टम्स होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स होता है, फिर रिलेशनशिप होता है, और हर एक दवा को काम करने की अवधि होती है। इतना एक दायरा बनाइए, एक अपना दिमाग में अपना एक नक्शा बना लीजिए, इसको मैप बना लीजिए मेडिसिन का। ये इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करना है। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ 30-35 मिनट 40 मिनट के में, तो मैं एक एस्पेक्ट बता पाता हूँ एक दवा का। इसलिए मैं हर एक दवा का अलग अलग ढंग से बता पा रहा हूँ, क्योंकि एक दवा को पढ़ाने में 35 मिनट में कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं एक दवा पढ़ा करके आपको एरिया देता हूँ कि आप ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ दवा, वो कंप्लीट मत मानिएगा, है ना। उस दवा का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं जो भी दवा पढ़ा रहा हूँ, हर एक के साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन यह है कि उस दवा को कैसे, हम दवा को कैसे पढ़ें और इस पढ़ाई को दूसरे दवा के साथ में कैसे लागू करें। और हर एक बात मैंने अभी जो बताया, हर एक दवा का, हर एक मेट्रामेडिका का अपना अपना पिक्युलरिटी होता है। इसलिए मेट्रामेडिका को पढ़ने के पहले उस ऑथर का फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड जानिए। केंट जो क्या था, केंट का विचारधारा कहाँ से शुरू हुआ? वाइटल प्रिंसिपल से, स्वीडनबॉर्गियन फिलोसॉफी से और माइंड से, ठीक है। बोगर का कहाँ से शुरू हुआ? बोगर क्लिनिशियन था, डॉक्टर था, है ना। वो डॉक्टर था, उसको माइंड के ऊपर में उतना ज्यादा नहीं था, वो पेशेंट के पैथोलॉजिकल सिम्टम्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। इसलिए उसके अंडरस्टैंड, उसका जो मेट्रामेडिका में पैथोलॉजिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा मिलेगा, है ना। तो और
इसलिए परसेप्शन परसीव करने के लिए किस मैट्रिया मेडिका में कौन सा है ये जानने के लिए वो कौन लिखा है, केंट लिखा है, बुगर लिखा है, एनिमल लिखा है, क्लार्क लिखा है, किसने लिखा है और वह उसका बैकग्राउंड क्या है। एक हेरिंग का मैट्रिया मेडिका प्यूरा को आप देखते हैं ना, सॉरी हेरिंग का गाइडिंग सिम्टम्स है 10 वॉल्यूम में। अब हेरिंग कौन सा था हम लोग सबको ही जानते हैं ना हेरिंग के विषय में कि वो आया था होम्योपैथी को गलती खोजने के लिए, तो वो तो क्रिटिसाइजर था, है ना, वो क्रिटिसाइजर था। तो वो उसका जो सिम्टम्स जो डिस्क्रिप्शन है 10 वॉल्यूम में उसने मैट्रिया मेडिका लिख डाला और उस मैट्रिया मेडिका के अंदर में क्या मिलेगा, कंपैरेटिव सिम्टम्स, क्रिटिकल सिम्टम्स, क्योंकि उसका देखने का नजरिया जो था हमेशा क्रिटिकल था, ठीक है ना। तो ये हर एक मैट्रिया मेडिका का अपना अपना पिकुलरिटी होता है। और जब हम मैट्रिया मेडिका को कंपैरिजन से करते हैं, मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था, उसमें सिमिलरिटी कुछ दवा का मेंटल लेवल पर सिमिलरिटी है, कुछ दवा का फिजिकल लेवल पर सिमिलरिटी है, कुछ दवा का केमिकल कंपोजिशंस पर सिमिलरिटी है और कुछ दवा का ग्रुप फैमिली का सिमिलरिटी होता है। इसलिए हमको ग्रुप स्टडीज ऑफ मैट्रिया मेडिका का भी मैंने कई एक तरीका आपको बताया है और हर एक रिप्रेजेंटेशंस का आपको दिमाग में रखना है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर की बात आती है। मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का महत्व आपको बताया था और 19th सेंचुरी के जितने भी पहले वाले मैट्रिया मेडिका रहे हैं उसमें सारे मैट्रिया मेडिका में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल्स काम किया है ना, उसके आधार पर बने हैं। इसीलिए आपके मैट्रिया मेडिका में डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का भरमार है, तो इसको हम लोगों को दिमाग में रखना है, ठीक है ना। और एक चीज और दिमाग में रखिएगा, बिना रिपोर्टरी के मैट्रिया मेडिका को डिफ्रेंसिएशन करना असंभव है। मैं जब आप लोगों के साथ में सेकेंड ईयर में था ना, तो मेरा सबसे खराब विषय मेरा मैट्रिया मेडिका था। मैं बड़ा डरता था मैट्रिया मेडिका, और हम लोग के ज़माने में थोड़ा सी कड़ाई ज़्यादा होती थी, फेल करने का चांस बहुत ज़्यादा था। और उस समय में हम लोग सबसे ज़्यादा डर हमको होता था मैट्रिया मेडिका को लेकर, क्योंकि जो ये दवा पढ़ो तो वो भूल जाओ, वो पढ़ो तो वो भूल जाओ, और हर एक दवा का सिम्टम्स हमारे शरीर पर नजर आता था। लेकिन जब मेरे पिताजी चूँकि रिपोर्टोरियन थे, उन्होंने मुझे रिपोर्टरी की आदत बनाई और धीरे धीरे मैं देखने लगा कि हाँ दवा मेरे दिमाग में अटक रहा है, मैं इसको अब डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ। इसलिए रिपोर्टरी एक आपको कंपैरेटिव वैल्यू दे करके आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म बहुत सारी दवाइयों को देता है। इसलिए साथ में अभी से आदत बना लो रिपोर्टरी को कंसल्ट करने के लिए। इसीलिए ये बहुत बड़ा कंसल्टिंग फिजिशियन आपका एक हमसे पूछने के बजाय रिपोर्टरी में कंसल्ट करो, आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर थेराप्यूटिक अप्रोच का बहुत लिमिटेशंस है, लेकिन दिमाग में रखना चाहिए, उस पर अड़ना नहीं चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी, आपको मैंने कहा कि एक ही दवा हजारों दवाई बीमारियों पर, आपको कोरोना से डरने का जरूरत नहीं है, आपको इससे डरने का जरूरत नहीं है, लक्षण खोज से डरने का जरूरत है। लक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा इससे डरिए, फिर तो सारा चीज़ आपके साथ में है। और अंत में हम लोग ये भी देखते हैं केस अप्रोच टू द केसेस में केस टेकिंग, एनालिसिस, रिपोर्टरी और मैट्रिया मेडिका। ये आपको मैट्रिया मेडिका के अगर आप केस टेकिंग प्रॉपर करते हैं, एनालिसिस प्रॉपर करते हैं, रिपोर्टरी का यूज प्रॉपर करते हैं, आपके मैट्रिया मेडिका का नॉलेज जो है सो इम्प्रूव कर जाता है। इसीलिए कहते हैं मैट्रिया मेडिका और रिपोर्टरी एक चिकित्सक का, एक होम्योपैथ का सबसे बड़ा साथी होता है, ठीक है ना। तो आज इसके साथ में हम लोगों का ये जो लेक्चर है वो समाप्त होता है और हम लोग आज का इस सेशन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। हम लोग का टाइम भी अब नहीं है, आज का डिस्कशंस का समय नहीं है। अगर आप इसमें से कोई डिस्कशंस के लिए चाहेंगे, क्योंकि अब मेरे पास में केवल 7 मिनट से शायद नहीं हो पाएगा, रिप्लाई मैं नहीं दे पाऊँगा। आप अगर लेक्चर चाहते हैं तो खाली इतना बता दीजिए कि मैं इस पर डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो कल का क्लास डिस्कशंस के लिए रख लेंगे। यू वांट डिस्कशंस और नॉट? आप लोग डिस्कशन चाहेंगे इस पर? यस सर। ओके देन टुमारो वी विल हैव द डिस्कशंस। ओके, आप अनम्यूट कर लीजिए, अपने को अनम्यूट कर सकते हैं और कल हम लोग इस पर डिस्कशंस करेंगे। और है देखिए बीच बीच में आप लोगों के बीच बीच में आपके